पिछले 8 दिनों से तैयारी चल रही थी और आज 20 जनवरी 1948 को जब वह निर्णायक दिन आ चुका था, तब नाथूराम गोडसे अपने सभी साथियों के साथ मरीना होटल के कमरा नंबर 40 में रणनीति को आखिरी रूपरेखा दे रहे थे। सबसे पहले नाथूराम गोडसे ने अपने सभी साथियों को मोटिवेट किया कि यह उनके लिए राष्ट्र सेवा का आखिरी अवसर है और इस अवसर को उन्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर गंवाना नहीं है। और इसके बाद नारायण आप्टे मोर्चा संभाल लेते हैं। पिछले 8 दिनों से जो तैयारियां चल रही थी और उन सभी तैयारियों के केंद्र में जो लक्ष्य रखा गया था, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद राष्ट्रवाद की जो पहली धमक देनी थी, उस धमक का दिन यानी आज 20 जनवरी 1948 की शाम को थी। कैसे, किस किस तरह से, क्या क्या करके उस धमक को अंजाम देना है। अब इस मोर्चे को जब नारायण आप्टे संभालते हैं, तब एक एक सदस्य की भूमिका और उनके क्रम को तय किया जाता है। इसके पहले की कड़ियों में मित्रों, मैंने नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला में आपको लगभग हर सदस्य की भूमिका और 12 जनवरी से लेकर के और आज 20 जनवरी 1948 की शाम तक का सारा ब्यौरा हमने आपके साथ साझा किया। कैसे वे लोग पुणे से लेके बंबई में पूरे व्यस्तता के साथ अपनी इस आपाधापी में रहते हैं कि 20 तारीख को राष्ट्रवाद की पहली धमक यानी 20 का विस्फोट करना है। और अब जब नाथूराम गोडसे की टीम या दल के लगभग सभी सदस्य दिल्ली में, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि एक साथ मरीना होटल के कमरे में जब उपस्थित हैं और अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं कि उन्हें जाकर के बिरला हाउस में धमाका करना है, और उस व्यक्ति को जो राष्ट्र के साथ एक खिलौने की तरह खेल रहा है, उसे अब ऐसा करने से हमेशा हमेशा के लिए रोक देना है। इस योजना के तहत नारायण आप्टे उस कमरे में एक एक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका समझाते हैं। स्वागत है आपका मित्रों नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की इस 12वीं कड़ी में, और मैं हूं शिवचरण सिंह। और आज मैं कहानी को 20 जनवरी के दोपहर से आगे लेकर के चलूंगा। नारायण आप्टे कहते हैं कि हमें 2 बार विस्फोट करना होगा और वो संकेत होगा कि अब हम गांधी पर हमला करेंगे। तो पहला विस्फोट तो मदन लाल पाहवा को करना होगा, जो बारूद में जो पलीता लगा होगा वो 1.5 मिनट के बाद जलता है, यानी कि इतना समय पर्याप्त होगा मदन लाल पाहवा के लिए कि उस पलीते में आग लगा दें और उसके बाद वो फिर जहाँ पर गांधी अपनी प्रार्थना सभा में लोगों के बीच में घिरा होगा, वहाँ उन लोगों के बीच में आकर के घुल मिल जाना होगा। और जब वो पहला विस्फोट होगा और लोगों का जब ध्यान उधर जाएगा, तब तक एक दूसरी दिशा में दूसरा विस्फोट भी हो जाएगा। तो पहला विस्फोट तो मदन लाल पाहवा करेंगे, दूसरा कौन करेगा? तो इस बार नारायण आप्टे कहते हैं कि दिगंबर तुम करोगे। दिगंबर बड़गे हथियारों का व्यापारी था, उसने आज तक कभी हथगोले को हाथ नहीं लगाया था, यानी विस्फोट करने के उद्देश्य से। कितने रिवॉल्वर्स बेचे थे, तमाम तरह के हथियार बेचे थे, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करने का ना तो अवसर आया था और ना वो करने में अपने आप को सक्षम पा रहा था। तो उसने कहा कि अगर एक विस्फोट से काम चल जाता हो, क्योंकि सिर्फ ध्यान ही न बटाना है, तो अगर मदन लाल पाहवा एक विस्फोट कर देते हैं और उसके बाद सब लोग उधर जब दौड़ेंगे या फिर एक आपाधापी मचेगी, उसके बाद हमें गांधी पर हमला करना है, तो फिर एक ही विस्फोट काफी है। नारायण आप्टे मान जाते हैं। अब तय होता है कि जैसे ही मदन लाल पाहवा पलीते में आग लगा करके और उस 1.5 मिनट के अंतराल में उस भीड़ में आके मिंगल कर जाएंगे, इसी बीच में दिगंबर बड़के गांधी जहां पर बैठा हुआ अपने प्रेयर मीटिंग को संबोधित कर रहा होगा, ठीक उसके पीछे की कोठरी में चला जाएगा और वहां के झरोखे से वो रिवॉल्वर से निशाना लेकर के गांधी को मारेगा। और जब गोलियां मार चुका होगा तो उसे और मौका रहेगा तो उसी झरोखे के भीतर से वो
फिर बम हथगोले भी फेंक देगा। और इसी बीच में शंकर किस्टैया जो है वो धीरे धीरे आगे खिसक करके गांधी के करीब पहुंच करके और वह भी उसे गोली मार देगा। और फिर बाकी जितने भी लोग हैं वे सभी एक एक करके अपने हथगोले गांधी की तरफ फेंकेंगे। इतना तय हो जाता है। अब तय ये होता है कि रिवॉल्वर सिर्फ दो लोग चलाएंगे, दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्टैया। हथगोला कौन कौन बरसाएंगे? मदन लाल पाहवा पलीता में आग लगाने के बाद हाथ अपने पास हथगोला रखेगा, उसको वो बरसाएगा, गांधी पर उसके आक्रमण करेगा। विष्णु करकरे आक्रमण करेंगे, मदन लाल पाहवा और गोपाल गोडसे भी करेंगे। लेकिन नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अपने पास ना तो हथगोले रखेंगे, ना कोई हथियार रखेंगे और ना ही किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। वे सिर्फ इशारों इशारों में सारी चीजों का एक निर्देशन करेंगे। यहां तक मामला तय हो जाता है और इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है। फिर भी नारायण आप्टे कहते हैं कि कोई सवाल, किसी तरह की आशंका, तो सभी कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ दुरुस्त है। इसके बाद ये लोग फिर अपने इस पूरे अभियान को और अधिक एक तरह से कह लें फुल प्रूफ बनाने में, जो एक कहते हैं इनोसेंस के साथ कहते हैं कि हम सभी जो है अपना अपना नाम बदल लेते हैं। तो नाम बदलने का क्या उद्देश्य है? तो नाथूराम गोडसे को वहां पर कोई नाथूराम गोडसे नहीं कहेगा, सभी उन्हें देश पांडे कहेगा। नारायण आप्टे कहते हैं कि तुम लोग मुझे कर्माकर कह के पुकारना। बडगे को एक और नाम दे देते हैं लोग, कोई पंत करके। शंकर किस्टैया का नाम बदल करके लोग कहते हैं कि इसे तुकाराम कहना। और उसी तरह से विष्णु करकरे का भी नाम व्यास करके बताया जाता है। लेकिन पाहवा और गोपाल गोडसे का नाम अगर उन लोगों ने परिवर्तन भी किया होगा तो इन्हीं नामों को वो लोग यहाँ याद नहीं कर पा रहे थे, तो उनके नाम तो खैर बाद में जो बयान उनके आए हैं उसमें कोई नाम उनका ऐसा सामने आता नहीं है। जो भी हो, ये अचानक से लिया गया डिसीजन एकदम कैरी आउट और एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ जा करके लोग उस प्लान पे अमल करेंगे उस भारी भीड़ के बीच में, जहाँ पर पुलिस वाले भी सादे निवास में होंगे या फिर एक दूसरे का वो नया नाम याद करेंगे। इम्प्रैक्टिकल होने के बाद भी ये इन लोगों के इनोसेंट एटीट्यूड को ये दिखाता था। इसके बाद इन लोगों ने अपने प्रोग्राम को और अधिक फुल प्रूफ बनाने के लिए कहा कि हम सभी जो रेगुलर कपड़े पहनते हैं वो ना पहन करके हम एक दूसरे से कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर ये भी तय हो गया। नाथूराम गोडसे बोलते हैं मैं पुलिस वालों की तरह खाकी नेकर वगैरह पहन लूंगा, कोई धोती को वैसे पहनेगा, कोई कुर्ता को वैसे पहनेगा। और सब कुछ होने के बाद आखिरी में नारायण आप्टे नाथूराम गोडसे ने जिस तरह से मोटिवेट किया था उस तरह से एक बार फिर नारायण आप्टे उन लोग को सभी को मोटिवेट करते हैं कि देखिए हम जो ये काम करने जा रहे हैं इस काम को हम करेंगे और वहाँ से सफलतापूर्वक वापस चले आएंगे, क्योंकि हमारे कपड़े ऐसे रहेंगे कि हम और उस भीड़ और आपाधापी में कोई किसी को पहचानेगा भी नहीं कि किसने वहाँ पर हथगोले फेंके, किसने वहाँ बम फेंके, किसने रिवॉल्वर चलाई। तो हम सभी को पकड़े जाने की तो कोई संभावना है नहीं। हम सभी अपना काम करेंगे और जिस गाड़ी से गए थे उसी गाड़ी से वापस लौट करके 2-3-4 दिनों तक हम लोग जहाँ के तहाँ दुबके रहेंगे। फिर जब मामला नॉर्मल होगा तो हम निकल करके आ जाएंगे। और जब पूरा देश हमारे इस कृत्य का, हमारे इस योगदान का स्वागत करेगा तब हम सामने निकल करके आएंगे, क्योंकि पूरा देश हमें एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में स्वीकार करने वाला है, जो कहेगा कि तुमने एक ऐसे खतरनाक इंसान को इस धरती से हटा दिया जो इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जो इस धरती के साथ मोल भाव करके इसे और अधिक खंडित करने का षड्यंत्र कर रहा था। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी एकदम इस काम को करेंगे और चुपचाप वहां से निकल करके फिर पूर्ववत जीवन जिएंगे। और उसके बाद हमारे कार्य के परिणाम स्वरूप जब राष्ट्र हमारा आह्वान करेगा तो हम सामने आकर के अपने स्वागत में खड़े हो जाएंगे। ये सारी बातें बहुत आइडियलिस्टिक लगती थी, लेकिन उस समय इसी तरह की बात उनके बीच में चल रही थी। और अब तय होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर एक बाधा का बोध ये होता है कि जिन दो लोगों को रिवॉल्वर चलाना है उनमें से एक शंकर किस्टैया है, जो ना गांधी को पहचानता है और ना इनकी बातों को ढंग से समझ पा रहा है। वो सिर्फ इस चीज को समझता है कि दिगंबर बड़गे जो करेगा वही करना है। दिगंबर बड़गे ने उसे समझा दिया कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिस व्यक्ति पर मैं गोली चलाऊंगा उसी पर तुम्हें भी गोली चलानी है, और फिर जिस व्यक्ति पे हम सभी हथगोले फेंकेंगे उस पर तुम्हें भी हथगोले बाद में फेंकने हैं, इतना ही करना है। ये सारी बातें एकदम तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ये लोग करके अब तैयार होते हैं कि यहाँ से निकल करके हमें बिरला हाउस जाना है। जब रणनीति के हर बारीक से बारीक पहलू पर चर्चा को एक तरह से कहने की पूरी कर ली जाती है तब ये लोग बिरला हाउस जाने को तैयार हो जाते हैं।
नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा, ये तीनों पहले पहुंच जाते हैं। और फिर बाद में नारायण आप्टे मरीना होटल से बाहर निकलता है और अपने बाकी के साथियों यानी दिगंबर बड़गे, शंकर किस्टैया और गोपाल गोडसे को लेकर के ये चारों सुरजीत सिंह नामक एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं जो रीगल सिनेमा के पास खड़ा होता है। सुरजीत सिंह बेसिकली एक शरणार्थी था जो पाकिस्तान से अपने मोटर के साथ भागने में कामयाब हो गया था और अब दिल्ली में आकर के वो टैक्सी चलाता था। सुरजीत सिंह से उन लोगों ने बातचीत की क्योंकि उसका जो टैक्सी थी उसके ऊपर करियर लगा हुआ था, इसलिए वो आसानी से पहचान आने वाली टैक्सी भी थी। और फिर वह शरणार्थी था और वो हर तरह से अधिक कमा लेना चाहता था। उसने अपने मोटर में मीटर नहीं लगाया था, इसलिए नारायण आप्टे ने उसे थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद एक किराया तय कर लिया और कहा कि उसे बिरला हाउस चलना है, वहाँ लगभग घंटे 2 घंटे ठहर करके या उसके अंदर अंदर फिर ये लोग साथ में आएंगे और इनको इसी होटल में छोड़ देना होगा। सुरजीत सिंह को लगता है कि ये लोग कोई गांधी को मानने वाले या उसके फॉलोअर होंगे और उसकी प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, ये सोच करके वो इनके साथ चलता है। लेकिन ये लोग मेन गेट तक नहीं जाते हैं। नारायण आप्टे उससे सुरजीत सिंह से कहते हैं कि हमें तुम लोग जो सर्वेंट्स क्वार्टर की ओर जाने वाली एक गली, जो दूसरा जो फाटक था वहाँ उतर जाता है और सुरजीत सिंह अपनी गाड़ी को वहीं पास में लगा देता है और ये सभी वहाँ चारों उतर करके भीतर चले जाते हैं। पहले से ही पहुंचे रहते हैं नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। वे लोग बताते हैं सब कुछ फिट है, थोड़ी देर के बाद में प्रेयर मीटिंग शुरू होनी है। और मदन लाल ने पहले ही जहां पर बम रखना है और पलीते में आग लगानी है वो सारी जगह पर सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। सो अब हमें अपने प्लान को एकदम फुल प्रूफ तरीके से आगे ले जाना है। तय हुआ था कि गांधी जहां बैठेगा ठीक उसके पीछे कोठरी नंबर 3, वो एक नौकर का क्वार्टर था, उसे कुछ पैसे दे करके इन लोगों ने तय कर लिया था। छोटू राम शायद नाम था उस नौकर का। उस बिरला हाउस के उस नौकर को पैसे दे करके उसके अंदर, और ये बहाना किया गया था कि हमें वहाँ से एक अलग एंगल से फ़ोटो लेना है, इसलिए हम उसके कोठरी में जाएंगे और उसके झरोखे से एक फ़ोटो लेंगे। छोटू राम कहता है चलो कुछ पैसे मिलते हैं तो तुम फ़ोटो लो, चाहे जो करो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके पहले जितनी बार भी नारायण आप्टे, दिगंबर बड़गे, शंकर किस्टैया, विष्णु करकरे, नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे तो गया नहीं था उसके पहले कभी वहाँ पर, तो इन सबों को ले जाकर जो बारी बारी वहाँ पर जो अलग अलग तरीके से उन लोगों ने मुआयना किया था, तो ये सारे मुआयने बाहर बाहर से किए थे। हुआ ये था कि जिस कोठरी को उन लोगों ने इसलिए चुना था कि उसके झरोखे से गोली मारनी और हथगोले फेंकने हैं, वो बाहर से उस झरोखे की ऊंचाई तो एकदम आसानी से कोई खड़ा होकर भीतर झांक सके इस तरह से था, लेकिन वो कमरा जो था वो बाहर की धरातल से बहुत नीचे था। इस बात को इन लोगों ने कभी इसकी ना तो उन लोगों ने पूछताछ की और ना इसकी परवाह की। आनन फानन में जो तैयारी थी, इस नाते उनको लग रहा था कि जितना वो धरातल बाहर है उस कमरे के उतना ही अंदर ही होगा। लेकिन बात ये थी कि दरवाजे से घुस करके लगभग वो 1.5-2 फीट वो नीचे जा करके उस कमरे का जो फर्श था। जो भी हो, अब तो सवाल ये था कि बड़के को भीतर जाना है, लेकिन तय समय के अनुसार अभी वो गांधी का वो प्रेयर मीटिंग शुरू हो गया और लगभग दर्जन भर से 1.5 दर्जन लड़कियां थी, वो प्रेयर में अलग अलग चीज़ों को गाना शुरू कर देती हैं, उसकी आवाज़ आती है और सूर्यास्त होने में अभी कुछ समय है। इन लोग को उजाले उजाले में सारा काम कर लेना है क्योंकि फिर बाद में निशाना लगाने में दिक्कत हो जाएगी। दिगंबर बड़गे को लेकर के जैसे ही नारायण आप्टे कहते हैं कि चलो अब यहाँ बाकी चीज़ें तय थी कि भाई तुम अपने जगह को ले लो, पोजीशन ले लो, कि जैसे ही उधर धमाका करेगा मदन लाल पाहवा तुम्हें गोली चला देनी है। दिगंबर बड़गे जैसे ही उस छोटू राम के कमरा नंबर 3 में जाने को होता है तो दरवाजे पे एक काना आदमी बैठा होता है। उस काने आदमी को देख करके दिगंबर बड़गे के मन में अपशगुन का भाव आता है और फिर वो ठिठक जाता है और नारायण आप्टे से कहता है कि नहीं, इस काने आदमी को देख लेने के बाद उसके मन में आता है कि अगर मैं भीतर गया तो फिर मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा, और वो इतना हठ करता है कि वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाता है। नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे उसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि देखो हमारी योजना फुल प्रूफ है, हम यहाँ से एकदम आराम से निकल जाएंगे, किसी भी तरह से हम पकड़े नहीं जाएंगे। फिर भी दिगंबर बड़गे उनकी एक नहीं सुनता है और वहाँ पर वो ठिठक करके रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर गांधी को गोली ही मारनी है
तो वो उस झरोखे से नहीं बल्कि वो सामने से जाकर के मारेगा। लेकिन उस क्षण के बाद से दिगंबर बड़गे के मन में अब एक बात आ जाती है कि अब वो इस योजना में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होगा। और फिर वो कहता है ठीक है, मदन लाल पावा को धमाका करने दो और उसके बाद मैं जो है सामने से गोली मार दूंगा। और इस बीच में वो शंकर किस्टैया को लेकर के टैक्सी के पास चला जाता है और उसे समझाता है कि अब मैंने मन बना लिया है कि अब हम गांधी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों को नहीं बताना है। एक काम करो, अपना रिवॉल्वर दो, और जो रिवॉल्वर गोपाल गोडसे का शंकर किस्टैया के पास था और जो दिगंबर बड़गे ने अपना रिवॉल्वर साथ लाया था, दोनों को एक कपड़े में लपेट करके टैक्सी के पीछे वाली सीट में रख दी जाती है। और फिर ये दोनों जो है ऐसे आके खड़े होते हैं जैसे कि अभी वो एकदम पूरी तरह तैयार हैं। फिर नारायण आप्टे आंखों आंखों में ही पूछते हैं कि तुम तैयार हो। और दिगंबर बड़गे ने क्या किया था, अपने कुर्ते के पैकेट में हाथ डाल करके ऐसा एक भाव भंगिमा बना रखी थी कि वो उसका हाथ जो है रिवॉल्वर पर है, एक हाथ, और दूसरे में हथगोला भी रखे हुए है, और शंकर किस्टैया भी तैयार है। इस प्रकार से एक भ्रम पैदा कर देते हैं कि वो हमले के लिए तैयार हैं। और तब नारायण आप्टे मदन लाल पावा को अलग ले जाकर कहते हैं चलो। और इस प्रकार से एक तरह से कह लें कि जो योजना पहले ही असफल कर चुका है दिगंबर बड़गे, उसके लिए वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल है कि दिगंबर बड़गे ने तो मन बना लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर इस योजना में आगे तक शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन नारायण आप्टे को पता नहीं है। इसीलिए जब वो चलो कहते हैं मदन लाल पावा को, तो दिगंबर बड़गे कहता नहीं नहीं मैं एकदम तैयार हूँ, आंखों से इशारा करता है कि मैं एकदम रेडी हूँ। इस प्रकार आप्टे का इशारा पाकर मदन लाल पाहवा ने बारूद के पलीते में आग लगा दी। लेकिन इसके पहले वहां पर यानी जिस जगह पर बम का विस्फोट करना था, वहां से थोड़ी दूरी पर, लगभग 100 गज की दूरी पर रहने वाले किसी एक और नौकर का घर था, नानक चंद। उसकी पत्नी का नाम था सुलोचना। उसका 3-3.5 वर्ष का जो छोटा बेटा था महेंद्र नाम का, वो उसी जगह पर वो नौकरों के क्वार्टर में बाकी बच्चों के साथ खेलने आ जाया करता था। और सुलोचना को गांधी या फिर उसके वहाँ रहने से उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उससे सिर्फ था कि उसका बच्चा खेलने आया है तो उसे लेने के लिए आती है। और उस वक्त वो देखती है कि कोई एक आदमी है जो कहीं पे माचिस लगा रहा है, यानी आग लगा रहा है। सुलोचना को मदन लाल पाहवा देखता है कि एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बम के पास चला जाए, तो कहता है कि अपने बच्चे को लेकर दूर चले जाओ। वो ये नहीं बताता है कि बम विस्फोट रहा, बोलता है इसको लेकर दूर चले जाओ। और उसके बाद 1.5 मिनट का जो समय होता है, वो दौड़ करके चला आता है नारायण आप्टे के पास और कहता है कि अब किसी भी मोमेंट पे धमाका हो सकता है। और फिर ये लोग शंकर किस्टैया और दिगंबर बड़गे को देखते हैं। दोनों एकदम तरीके से खड़े हैं कि हाँ हम तैयार हैं। लेकिन जैसे ही उधर विस्फोट होता है और अचानक जितने भी लोग हैं सब अचानक उत्तेजित हो जाते हैं, तो सबसे पहले शंकर किस्टैया वहां से भाग खड़ा होता है। उसे भाग खड़े होकर होते देख मदन लाल पाहवा कहते रहे वो कहाँ भाग रहा है। तब तक में दिगंबर बड़गे भी वहां से भाग लेता है। और अब जो है पूरा का पूरा मामला जो है, जिसे कहते हैं कि एवरीथिंग हैड गॉन हेवायर। नारायण आप्टे धीरे से मदन लाल पाहवा को कहते हैं कि बॉस सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, अब हमें आज के इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ेगा, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर वे लोग वहाँ से निकलने के लिए इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं। मदन लाल पाहवा चूंकि वहाँ पर वो भीतर के पूरे अंदर की सारी जो लोकेशन थी उसको ढंग से समझ नहीं पाने के कारण कभी इधर कभी उधर दौड़ धूप करके अंत में उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसने बम लगा रखा होता है। और उससे थोड़ी दूर पे ही सुलोचना अपने बेटे को लेकर खड़ी है और 2-3 लोग खड़े हैं और साथ में पुलिस वाले भी हैं। और वो उनसे कुछ बता रही होती है कि उसने देखा था किसी आदमी को आग लगाते हुए। और उसी बीच में सुलोचना की नज़र पड़ जाती है मदन लाल पाहवा पे और वो इशारा करके कहती है यही आदमी, इसी ने आग लगाया। और इस प्रकार से मदन लाल पाहवा पकड़ा जाता है। इस बीच में जो ड्राइवर सुरजीत सिंह इन लोगों को लेकर के आया था, वह भी, उसको भी लगा कि जब इन लोगों ने 1.5-2 घंटे की बात कही है तो फिर थोड़ी देर मैं भी अंदर जाके देखता हूँ ये गांधी नामक चिड़िया का किस तरह की कारनामे करता है। सुना तो था ही, गांधी ऐसा कोई आदमी तो था नहीं कि इसे लोग जानते ना हो, सब लोग जानते थे। वो अंदर जा करके खड़ा होकर थोड़ी देर सुनता है और फिर बाद में जब वो विस्फोट होने के कुछ पहले ही वो निकल जाता है। पता नहीं कहाँ निकलता है कि बाद में जब उससे पूछा जाता है बहुत बाद में, तो कहता है उसने विस्फोट की आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन धमाका इतना बड़ा था कि इतना कह सकते हैं कि इतना कर्कश था कि लगभग दूर दूर तक आवाज़ गई थी। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि नहीं सुना था।
सभा में हलचल मच जाती है। गांधी जो इसके पहले कुछ कुछ बोल रहा था, उसके पहले प्रेयर्स वगैरह हो रहा था, हालांकि उसकी आवाज़ अनशन 18 तारीख को उसने समाप्त कर दिया था, और एक दिन पहले 19 तारीख की भी प्रार्थना सभा में वो ढंग से उतने लंबे नहीं बोल पाया था, और आज भी उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। इसलिए सुरजीत सिंह जो सिर्फ उसे सुनने गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन जब धमाका होता है तो गांधी का सिर्फ इतना कहना होता नहीं, नहीं ये कोई पुलिस वाले या सेना के लोग होंगे जो अभ्यास कर रहे होंगे, आप लोग घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत। फिर वो अपने प्रेयर मीटिंग को चालू रखने के लिए कहता है। और इस बीच में जो हलचल मच चुकी थी, इस हलचल में मदन लाल पावा तो पकड़ा गया, क्योंकि सिर्फ उसी को लोग चिन्हित कर पा रहे थे कि इसने बम वहाँ रखा है। बाकी किसी सदस्य को और कोई यह भी नहीं कह सकता था कि ये इन इन लोगों के साथ आया था, क्योंकि सुलोचना ने सिर्फ इसे ही देखा था। इसीलिए गिरफ्तारी सिर्फ मदन लाल पाहवा की होती है, बाकी सारे लोग एकदम आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि उनके मन में भय होता है, वो आपाधापी में जरूर मचाते हैं, लेकिन उनके निकलने में सिर्फ एक ही संशय हो सकता था कि भाई अगर मदन लाल पावा को पकड़ करके पुलिस वहीं पे परेड कराती कि देखो तुम्हारे साथी यहाँ आए कि नहीं, या वहीं पे पूछताछ करती। हालांकि मदन लाल पावा ने बाद में पकड़े जाने पर भी अपने साथियों के नाम इतने जल्दी, और उन्हें मदन लाल पाहवा ने इस बात को अपने मन में कैलकुलेट किया कि अगर सारी बातें मैं दबाव में या टॉर्चर के तहत बताऊंगा भी, तो इस तरह से बताऊंगा कि मेरे साथियों को पूरा समय मिल जाए कि यहाँ से निकल करके अपनी अगली योजना के लिए वो लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। इसलिए सब लोग निकल जाते हैं। सबसे पहले तो दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया वहां से भग लेते हैं। लेकिन इस बीच में गोपाल गोडसे को लगता है कि नहीं, इस अभियान को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो गोपाल गोडसे सबसे पहले वो जाकर के वो जो टैक्सी है वहां पहुंच जाते हैं, और अब उनके मन में होता है कि बाकी सब लोग चाहे जो कुछ भी करें, अब इस अभियान को मुझे ही अंजाम तक ले जाना होगा। और इस नाते जब गोपाल गोडसे उस टैक्सी के पास पहुंचते हैं, तब गोपाल गोडसे की नज़र टैक्सी की पिछली सीट पर पड़ी हुई उस पोटली पर पड़ती है, और वह उसे उठा करके देखता है कि उसमें हथगोले हैं, रिवॉल्वर भी है, और उसने अब तय कर लिया कि बाकी लोग तो चाहे जहाँ कहीं भी हों, लेकिन अब उसे इस कार्य को अंतिम अंजाम तक ले जाना होगा। और फिर जब मदन लाल पाहवा पकड़े जा चुके हैं, शंकर किस्टैया दिगंबर बड़गे भाग चुके हैं, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे अभी उसी आपाधापी में इधर उधर कहीं हैं, इस बीच में गोपाल गोडसे उस पोटली को उठाता है और दौड़ करके नौकरों की, चूंकि सारे अभियान में तो उसे पता है गांधी कहाँ बैठा हुआ है, और अभी हलचल तो मची हुई है, फिर भी लोग बैठे हुए हैं और गांधी उन लोगों को जबरदस्ती बिठा रखा है कि इस विस्फोट से घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। गोपाल गोडसे उस कोठरी में घुस जा, क्योंकि इस बीच में सारे जो लोग थे ना, यहाँ तक कि सारे नौकर वॉकर थे, अपने अपने दरवाजे खोल कर बाहर निकल गए। उन्हें लग रहा था कोई भयानक हमला हो गया। तो छोटू राम की जो 3 नंबर वाली कोठरी थी, उसके अंदर गोपाल गोडसे हथगोला और रिवॉल्वर लेकर के चले जाते हैं, और भीतर से दरवाजा लगा करके, अब सवाल है कि दिगंबर बड़गे तो उस काने आदमी की वजह से अंदर घुसा ही नहीं था, और जब गोपाल गोडसे भीतर चले जाते हैं तो उनके साथ जो मिस कैलकुलेशन हुआ था वही वहां पर होता है, क्योंकि बाहर से जो झरोखे की ऊंचाई थी वो बहुत कम थी, भीतर से बहुत अधिक थी। गोपाल गोडसे पूरी कोशिश करके जब उसे टंगते हैं दोनों हाथों से, तो भी वो बाहर देख नहीं पाते हैं, और अंदाजी ना गोली चलाई जा सकती है और ना ही हथगोला फेंका जा सकता था, क्योंकि निशाने से चूकने का मतलब था कि फिर इस योजना को विफलता से भी और एक दूर कदम और विफलता की ओर ले जाना। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गोपाल गोडसे किसी भी तरह से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे इस कार्यक्रम को आज स्थगित माना जा रहा है, तो आज इस अभियान को छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो फिर से दरवाज़ा खोलने लगते हैं, तभी दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर वो उस झोले को एक तरफ रख करके फिर पूरी ताकत से दरवाज़ा को झकझोर करके खोलते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, और वहाँ से फिर वो नज़र बचाते हुए उसी भीड़ भाड़ से होते हुए टैक्सी के पास पहुँच जाते हैं। और तब तक नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे उसी टैक्सी के पास खड़े हैं, ड्राइवर भी वहाँ आ चुका होता है, और फिर ये लोग तय करते हैं कि अब तो दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया तो यहाँ से जा चुके हैं। मदन लाल पाहवा के बारे में इन्हें कुछ खबर नहीं होता है उस समय तक, लेकिन विष्णु करकरे को जानकारी होती है। लेकिन वो कहते हैं कि चलो यहाँ से तुरंत पहले हम निकल लेते हैं। सब लोग टैक्सी में बैठते हैं। रास्ते में जानबूझ करके विष्णु करकरे ने मराठी में इन लोग को बताया कि उसने मदन लाल पाहवा को पकड़े जाते हुए देखा, और उसने
मदन लाल पाहवा को आंखों ही आंखों में इशारा करके बताया कि हम लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे और जिस अभियान को हम लोग आज करने आए थे उसे हम अंजाम दे करके ही रहेंगे। हमने समझा तो दिया है, लेकिन अब हमें कम से कम यहाँ से जल्दी से जल्दी निकल जाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये लोग पहले होटल आते हैं और टैक्सी को छोड़ देते हैं और उसके बाद रीगल सिनेमा के पास एक मैदान है, वहाँ चले जाते हैं। अब तो खैर सभी जगह पूरी तरह से भर चुकी होंगी, वो उस समय की बात है 1948 की। रीगल सिनेमा के पास उतर करके एक मैदान में जाकर के लोग तय करते हैं करना क्या है। ये 4 लोग हैं, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे। तय होता है, नाथूराम गोडसे गोपाल गोडसे को कहते हैं कि तुम अब एक काम करो, पूना चले जाओ, वहाँ जा करके अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो और अपने लिए कुछ इस तरह का एलिबाई तैयार कर लो, ऐसा कुछ तैयार कर लो कि नहीं मैं छुट्टी पर गया था अपने गांव में कृषि कार्य के लिए, और इस तरह से तुम फिर एक नॉर्मल लाइफ में चले जाओ। विष्णु करकरे का कहना है कि चूंकि मदन लाल पाहवा उसकी विशेष जिम्मेवारी है, तो वो चाहेगा कि किसी तरह से थोड़े दिन और दिल्ली में रुक करके कोशिश करे कि अगर हो सकता हो कोई वकील करके उसे अगर बचाया जा सके या जैसे कुछ भी हो उसकी जमानत करवाई जा सके, तो उसके लिए वो थोड़ा ठहरना चाहेगा और इस ऑप्शन को वो आगे एक्सप्लोर करना चाहेगा। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे कहते हैं कि उन्हें अब तो होटल छोड़ ही देना होगा और आज ही रात को निकल जाएंगे, लेकिन वे लोग ना बॉम्बे जाए। विष्णु करकरे कहता है कि वो यहाँ का इंतजाम देख करके मदन लाल पाहवा के जमानत या उसके बचाव की तैयारियां करके वो फिर बॉम्बे चला जाएगा। नाथूराम गोडसे कहते हैं कि हम अभी बॉम्बे नहीं जाएंगे, हमारे लिए अभी कुछ दिन और कहीं और जाना होगा, लेकिन वो तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है, लेकिन दिल्ली छोड़ना है तय है। तो ये सारी बातों को तय करके वे लोग वहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी गोपाल गोडसे पंजाब मेल पकड़ करके फिर वो बॉम्बे लौटने के लिए अपना वो स्टेशन पर चले जाते हैं। उनके साथ वहाँ पर विष्णु करकरे भी होते हैं। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे एक अलग दिशा की ओर जाने वाले होते हैं और 20 का जो विस्फोट है वो विस्फोट तो हो जाता है, वो धमक तो दे दी जाती है, लेकिन धमक जिस उद्देश्य से की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर भी इस धमक की गूंज इतनी होती है कि पूरा का पूरा सरकारी महकमा हिल जाता है। एक तरह से कह लें कि इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया जाता है। अगर पूरी गंभीरता से जांच होती जो हम आगे इसके अगले एपिसोड में हम उसकी चर्चा करेंगे, पूरी गंभीरता से अगर ये लोग इस बात को जान पाते मदन लाल पाहवा के इकबालिये बयान से, तो कहीं ना कहीं गांधी का जो वध होना था अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो उसे रोक सकते थे, लेकिन ऐसी उनकी तरफ से भी उन लोगों ने इसे एक बहुत ही हल्का फुल्का धमाका माना, एक बहुत ही मामूली विस्फोट माना, इसलिए वो अपने तरफ से लापरवाह तरीके से सब कुछ डील करते रहे। और फिर 20 का जो अभियान था, 20 का जो विस्फोट था, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। और आगे क्या होगा, नाथूराम गोडसे एक नायक श्रृंखला की अगली कड़ी में हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से लेकर के आगे ये लोग यानी दिगंबर बड़के शंकर किस्टैया कहाँ पहुँचते हैं, इनके साथ बाद में क्या होगा तो आगे की कड़ियों में आएंगे। लेकिन ठीक 20 तारीख के बाद 21, 22, 23 तारीख को कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और 30 तारीख को जो अगला धमाका इनको करना है, उसके पहले की बातों को हम ठीक अगली कड़ी में चर्चा करेंगे और आपके साथ में उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए साझा करूंगा। आज के लिए, अभी के लिए, इस कड़ी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।